हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 6 मई। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 6 मई 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कल के रिविजन से। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि फोर्ब्स की जो लिस्ट जारी हुई है जिसमें सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट है, उसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने टॉप किया है। और वहीं ओडिशा ने भारतीय हॉकी टीम के प्रायोजन के लिए यानी स्पॉन्सर के लिए 2033 तक के लिए डील कर ली है। अगले 10 साल के लिए ये एक्सटेंड कर दिए हैं। 2018 से ही 5 साल के लिए पहले था और अब 10 और साल के लिए स्पॉन्सर करेगा ओडिशा भारत की सभी प्रकार की हॉकी टीमों को। विश्व बैंक का अध्यक्ष अजय बंगा को नियुक्त किया गया है। ये मास्टर कार्ड के पूर्व सीईओ रह चुके हैं। और अभी तेलंगाना सरकार ने टोडी टैपर्स के लिए एक बीमा योजना लागू किया है। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में कर्नाटक को सबसे अभिनव राज्य का दर्जा मिला है। और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस 4 मई को मनाया गया। यूनाइटेड किंगडम के अगले सम्राट के रूप में किंग्स चार्ल्स तृतीय का राज्याभिषेक 6 मई को यानी आज के दिन किया जाएगा। और वहीं बिजनेस एंड ह्यूमन राइट रिसोर्स सेंटर के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें बताया गया मानव अधिकारों और श्रम कार्यकर्ताओं के लिए दुनिया में सबसे खतरनाक स्थानों में टॉप पर है ब्राजील, सेकंड पर इसमें इंडिया का स्थान है। सेकंड पर इंडिया है और थर्ड पर मैक्सिको है। वोडाफोन के सीईओ बन गए हैं मार्गेरिटा डेला। और अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने स्पीति घाटी की रहने वाली महिलाओं के लिए 1500 रुपए मासिक प्रोत्साहन राशि मंजूरी दी है इसको। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब आज की करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस आधार पर अयोध्या में रामालैंड योजना बनाई? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जैसे डिज्नीलैंड बना हुआ है ना, उसी आधार पर एक रामालैंड परियोजना लाई है। रामालैंड जो होगा ये डिज्नीलैंड पर ही एक बेस्ड थीम पर एक थीम पार्क बनेगा और ये अयोध्या में बनाया जाएगा रामालैंड थीम पार्क। इसमें क्या होगा कि इसको एक वैश्विक पर्यटन हॉटस्पॉट के रूप में परिवर्तित किया जाएगा, जहां पर लोग आए पर्यटन के लिए, बच्चे आए, वयस्क आए, सब लोग वहां पर मनोरंजन के तौर पर आए, घूमें फिरें। साथ ही साथ में उनको टेम्पलेट के रूप में रामायण की पौराणिक कहानियां भी बताई जा सके, प्रदर्शित की जा सके। मतलब डिज्नीलैंड जैसे बना हुआ है ना पेरिस में, उसी प्रकार से यहाँ पर रामालैंड बनाया जाएगा। यूपी के चित्रकूट जिले में अयोध्या विजन 2047 थीम पर पैसे भी खर्च किए जा रहे हैं। इस परियोजना के तहत 30,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 260 से ज्यादा परियोजनाएं लागू की जा रही हैं चित्रकूट जिले में। यूपी का एक जिला है ये भी। यहाँ ये भी भगवान राम से संबंधित है। इसके अलावा सरयू नदी क्रूज बहुत ही जल्द काम चल रहा है, जल्द ही इस पर आने वाले महीनों में लॉन्च किया जाएगा। फिर सरयू नदी में क्रूज भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये यूपी गवर्नमेंट की ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अब यूपी आया है, उत्तर प्रदेश आया है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जानिए। यहाँ पर मैप में देखिए, ये रहा उत्तर प्रदेश, राजधानी इसकी लखनऊ, सीएम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। दोस्तों यहाँ पर झीलों में रामगढ़ ताल, सुरहा ताल, गोविंद बल्लभ पंत सागर और मोती झील प्रमुख झीलें हैं। नेशनल पार्क में दुधवा नेशनल पार्क है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, चंद्रप्रभा गेंद सेंचुरी है। और अभी महाराजगंज में दोस्तों गिद्ध संरक्षण, एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र बनाया जा रहा है। लोक नृत्य में चरकुला, नौटंकी, रासलीला, रामलीला, धोबिया, थाली, पौता, छोरा, ये सभी प्रमुख लोक नृत्य हैं। और यहाँ पर देखिए ये अपना बॉर्डर शेयर करता है 8 राज्यों से प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश से। वो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है। ठीक है ना, दिल्ली है, याद रखना। और बाकी 8 राज्य में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। क्लियर है? तो और दिल्ली ये रहा। यहाँ पर ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। सबसे ज्यादा सीटें हर एक प्रकार की, हर एक सेक्टर में सबसे ज्यादा सीटें यूपी से ही जाती हैं, चाहे वो जिला की संख्या हो, चाहे विधानसभा, चाहे विधान परिषद, लोकसभा या राज्यसभा, सभी में सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से जाती हैं। क्लियर? राजकीय पशु है बारहसिंघा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक। अगला, हाल ही में सीआईएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने? तो दोस्तों सीआईएल यानी कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है और इसके नए सीएमडी यानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त कर दिए गए हैं पोला वरापू मल्लिक अर्जुन प्रसाद, या पीएम प्रसाद कह सकते हो, पीएम प्रसाद कह सकते हो शॉर्ट फॉर्म में इनका नाम। तो पीएम प्रसाद जी अब सीआईएल के नए महानिदेशक होंगे। ये देखिए ये है पीएम प्रसाद, कोल इंडिया लिमिटेड की ये चीफ होंगे। ये प्रमोद अग्रवाल की जगह पर आएंगे। प्रमोद अग्रवाल अभी तक थे लेकिन ये 30 जून को रिटायर हो रहे हैं, तो इसके बाद से 1 जुलाई से पीएम प्रसाद होंगे।
1 जुलाई से। कोल इंडिया लिमिटेड की बात करें तो ये एक महारत्न कंपनी तो है ही, साथ ही साथ भारत की सबसे बड़ी कोयला खनन कंपनी है। भारत में जो भी खनन होता है उसमें 80% कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा खनन किया जाता है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में है। क्लियर। टोटल कितनी महारत्न कंपनियां भारत में? 12 महारत्न कंपनियां हैं, 12 ही नवरत्न कंपनियां हैं और बाकी मिनी रत्न और मिनी रत्न कैटेगरी 2 कंपनियां हैं। क्लियर। अगला है, हाल ही में देवेंद्र फडणवीस ने कहां पर छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो दोस्तों देवेंद्र फडणवीस ये महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने अभी हाल ही में मॉरिशस की यात्रा की। मॉरिशस में छत्रपति शिवाजी महाराज जी की प्रतिमा का अनावरण किया। यहाँ पर आप देखिए, फडणवीस अनवील स्टेच्यू ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज इन मॉरिशस। तो मॉरिशस की यात्रा पर थे ये। मॉरिशस में जाकर के महाराष्ट्र और मॉरिशस के बीच में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर भी किए। भारत मॉरिशस व्यापार मंच पर ये महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करने गए थे। तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम है देवेंद्र फडणवीस। अभी सीएम कौन है, मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे जो हैं ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। क्लियर है। तो मॉरिशस आया है, तो चलिए वर्ल्ड मैप में सबसे पहले तो मॉरिशस देख लेते हैं है कहां पर। तो वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे ये रहा सबसे पहले अपना प्यारा भारत। अब इसमें से आप नीचे आएंगे ना, बहुत ही छोटा सा एक देश है। यहाँ पर देखिए पोर्ट लुइस नाम से आपको दिख रहा है ना, ये है मॉरिशस। बहुत ही छोटा सा देश है। अब चूंकि ये अफ्रीका महाद्वीप के पास में पड़ता है तो ये अफ्रीका महाद्वीप का ही हिस्सा माना जाता है। ठीक है, वैसे तो ये आप देख रहे हो हिंद महासागर में पड़ता है। तो मॉरिशस ये रहे और पोर्ट लुइस इसकी राजधानी है, कैपिटल है। यहाँ की करेंसी भी रुपया ही होती है। मॉरिशस रुपया यहाँ की करेंसी होती है। इसके पीछे का कारण ये है कि मॉरिशस एक ऐसा देश है जहाँ पर 90% से ज्यादा आबादी भारतीय है। ठीक है, मतलब भारतीय मूल के वहां पर 90% लोग रहते हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति हैं वर्तमान में पृथ्वी राजिंग रिपुन और प्रधानमंत्री हैं प्रविंद कुमार जगन्नाथ। कौन है? प्रविंद कुमार जगन्नाथ। प्रधानमंत्री का नाम आप याद रखिएगा, इनका नाम पूछा जा सकता है आपसे। अगला है, हाल ही में किस भाषा का ब्रेल लिपि संस्करण शब्दकोश दुनिया का सबसे बड़ा शब्दकोश बना? तो अभी हाल ही में दोस्तों असमिया लैंग्वेज का जो ब्रेल लिपि संस्करण का एक शब्दकोश लॉन्च किया गया है, डिक्शनरी लॉन्च किया गया है, वो दुनिया का सबसे बड़ा डिक्शनरी बन गया है, सबसे बड़ी शब्दकोश बन गया है। यहाँ पर देखिए, असम बाइलिंगुअल ब्रेल डिक्शनरी इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक्सिकॉन। अभी हाल ही में ये घोषणा हुई है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले आए थे और इसको दुनिया की सबसे बड़ी डिक्शनरी होने का खिताब दे दिए हैं। ठीक है, तो इस डिक्शनरी का नाम है हेमकोश। ये असमिया लैंग्वेज में है, ब्रेल लिपि में इसको ट्रांसलेट किया गया है। ठीक है, तो असमिया अंग्रेजी शब्दकोश का 21 संस्करण वाला ब्रेल संस्करण। अब ये ब्रेल बार बार आ रहा है, आपको कुछ लोग को समझ नहीं आ रहा होगा ये ब्रेल क्या है। देखो, ब्रेल लिपि वह लिपि है दोस्तों जिसकी वजह से जो दृष्टिबाधित होते हैं ना, जो पढ़ने लिखने में, देख करके पढ़ने लिखने में असमर्थ होते हैं, मतलब जो जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता है, उनके लिए एक 6 डॉट वाला एक पढ़ने लिखने का एक कला है, एक लिपि है, तो उसे कहते हैं ब्रेल लिपि। लुई ब्रेल ने इसकी खोज की थी और उसके बाद इसी वजह से लुई ब्रेल की जयंती 4 जनवरी को होती है। इसी वजह से हम लोग विश्व ब्रेल दिवस भी मनाते हैं 4 जनवरी को। फिलहाल अभी इसी लैंग्वेज में यानी इसी ब्रेल संस्करण में लॉन्च किया गया है असमिया अंग्रेजी शब्दकोश हेमकोश को। ठीक है, और ये इतना लंबा हो गया कि ये बन गई दुनिया की सबसे लंबी डिक्शनरी। क्लियर है। अब इसका ब्रेल संस्करण जो है इसको प्रकाशित किया है जयंत बरुआ ने। इसको बनाया किसने था? हेमकोश असमिया को बनाया किसने था? हेमचंद्र बरुआ। ये संकलित किए थे सबसे पहले। ठीक है, असमिया भाषा का ये पहला शब्द व्युत्पत्ति शब्दकोश है, असमिया लैंग्वेज का पहला ही डिक्शनरी है। अब इसका पहला प्रकाशन सन 1900 में किया गया था। तब कैप्टन PR गार्डन, ISC हेमचंद्र गोस्वामी, इन सबकी देखरेख में पहली बार प्रकाशित किया गया था। तो हेमकोश जो है ये असमिया लैंग्वेज की डिक्शनरी है, लेकिन अभी इसका ब्रेल संस्करण जारी किया गया है जो कि बना है दुनिया का सबसे बड़ा शब्दकोश। क्लियर है। आगे देखते हैं, हाल ही में कौन से बॉलीवुड अभिनेता को वेकफिट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में आयुष्मान खुराना को वेकफिट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आयुष्मान खुराना तो आप अच्छे से पहचानते होंगे, ये हैं। इनको वेकफिट का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वेकफिट बेसिकली दोस्तों ये अच्छी नींद के लिए एक प्रोडक्ट लॉन्च किया करता है, गद्दा टाइप का। ठीक है, तो इसके लिए आयुष्मान खुराना को ब्रांड एम्बेसडर इसने बनाया है जिससे ये इसको प्रमोट कर सके। आयुष्मान खुराना और किन किन कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर हैं? तो ये टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के हैं, गोदरेज अप्लायंसेस के हैं,
यूनिसेफ इंडिया, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, यूनिसेफ इंडिया के ये ब्रांड एम्बेसडर हैं आयुष्मान खुराना। टेक्नो 7 स्मार्टफोन के भी हैं और अब वेकफिट के भी हैं। क्लियर है? अच्छा, अभी यूनिसेफ इंडिया के तो ये हैं। पेटा इंडिया मुझे याद आ रहा है। पेटा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? पेटा इंडिया का इस बार किसे बनाया गया है? सोनाक्षी सिन्हा को। सोनाक्षी सिन्हा को बनाया गया है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला, हाल ही में मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये आयोजन हुआ दोस्तों यूएई में। यूएई के एक नगर, बहुत बड़े नगर दुबई में ये आयोजित हुआ। राजधानी ना कह देना गलती से, राजधानी जो होती है इसकी, राजधानी जो होती है वो होती है अबू धाबी। अबू धाबी, ठीक है ना। यूएई के दुबई में ये शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है, मशीन कैन सी। मशीन कैन सी जो समिट है दोस्तों, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड एक समिट था। इस पर चर्चाएं की गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप देख ही रहे हो, दुनिया में सबसे तेजी से इसी का क्रेज बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे इसे और एक्सप्लोर किया जा रहा है, वैसे वैसे लोग काफी ज्यादा मतलब शॉकिंग चीजें देखने को मिल रही है लोगों के लिए। तो ये म्यूजियम ऑफ फ्यूचर में, दुबई में जो म्यूजियम ऑफ फ्यूचर बना है ना, उसमें इसका समिट का आयोजन किया गया। म्यूजियम ऑफ फ्यूचर के बारे में भी मैं कई बार जिक्र कर चुका हूं। तो 4 मई 2023 को ये हुआ। यूएई की गवर्नमेंट ने इसका आयोजन किया था। यूएई आया है, इसके बारे में भी जानते हैं। चलिए वर्ल्ड मैप में देखते हैं पहले यूएई है कहां पर। तो वर्ल्ड मैप में देखिए, ये रहा अपना प्यारा भारत। यहां से पहले जूम इन करके आते हैं इधर खाड़ी देशों की तरफ। खाड़ी देशों की तरफ आएंगे अगर आप, तो यहाँ पर दिखेगा आपको यूनाइटेड अरब अमीरात, यही है यूएई। और यहाँ पर देखिए दुबई है और ये रहा अबू धाबी। ठीक है, दुबई में ही ये समिट आयोजित की गई। दुबई में ही किसका और हेडक्वार्टर है? आईसीसी का हेडक्वार्टर है। क्लियर है? और ये रहा सरजाह। सरजाह में ही एक स्टेडियम है, सरजाह क्रिकेट स्टेडियम, जहां के एक स्टैंड का नाम अभी बदल करके सचिन तेंदुलकर के नाम पर किया गया था। क्लियर है? वेस्ट स्टैंड का नाम। और इसकी बेसिक जानकारी की अगर बात करें तो यूएई की राजधानी होती है अबू धाबी, मुद्रा इसकी होती है यूएई दिरहम, और यहाँ के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट हैं कौन? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। कौन है? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। क्लियर? थोड़ा सा 1 मिनट का आपका समय लेना चाहूंगा। दोस्तों लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर की ई बुक तो आ ही गई है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। साथ ही साथ में जो मंथली करंट अफेयर आती है ना हर एक महीने, वो भी ई बुक आ गई है हिंदी और अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में। अप्रैल की, अब मंथ की ई बुक आ चुकी है, तो इसको आप जाकर के ले सकते हैं। सारा कुछ इसमें रहता है, टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर बाय चैप्टर, हर एक चीज रहता है, सब कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, उसके बाद एंड में आपको प्रैक्टिस सेट बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। तो मात्र 20 रुपए में ये ई बुक आती है, और हम क्या बताएं आपको कि 3.5 साल से ज्यादा से मतलब समझ लो ई बुक लॉन्च कर रहे हैं, और लगभग 170 या 80 से ज्यादा ई बुक लॉन्च कर चुके हैं। तो इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको ये पता लगे कि कितना दिन से हम लोग ई बुक लॉन्च कर रहे हैं, तो कितना प्रकार से मॉडिफाई किया गया होगा और कितना एडवांस चीजें यहाँ पर मिलेंगी। जितना ज्यादा ई बुक बनाने का एक्सपीरियंस हम लोग के पास है, उतना किसी के पास नहीं है। और आपको 20 रुपए में बेस्ट क्वालिटी कंटेंट करंट अफेयर एक ही जगह पर कंपाइल होकर के मिलेगा। आप किसी भी ई बुक से मिलान कर सकते हो। तो आप जाकर के इसको लीजिए, एक बार देखिए, 100% सफलता के लिए हमारी जो भी ई बुक आती है आप उनको एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। एमजेटी ऐप पर मिलेगा आपको। चलिए अगला, भारतीय सेना ने एकीकृत निगरानी और मारक क्षमता प्रशिक्षण अभ्यास बुलंद भारत का आयोजन कहां पर किया? तो इसका आयोजन दोस्तों भारतीय सेना के द्वारा किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। बुलंद भारत एक्सरसाइज, यहाँ पर देखो आर्मी सर्विलांस एक्सरसाइज था ये। यहाँ पर आर्मी ने अपना सर्विलांस सिस्टम को चेक किया, फायर पावर ट्रेनिंग यहाँ पर किया। अरुणाचल प्रदेश एक समझ लो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एरिया बनता जा रहा है, क्योंकि चाइना अक्सर वो वहाँ पर कोशिश करता है घुसने की, घुसपैठ करने की। और अरुणाचल प्रदेश को वो दक्षिण चीन का हिस्सा बताता है, ठीक है, दक्षिण तिब्बत का हिस्सा बताता है अपना। तो इसको लेकर के आर्मी ने वहाँ पर एक एक्सरसाइज किया है, नाम है इसका बुलंद भारत। क्लियर है? ये बुलंद भारत एक्सरसाइज अरुणाचल प्रदेश में हुआ। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में भी तवांग तवांग घाटी थी। तवांग घाटी में एक हुआ था, झड़प हुई थी भारतीय सेना के जवानों और चाइनीज आर्मी के बीच में। तो तवांग घाटी कहाँ पर है? ये है अरुणाचल प्रदेश में। एक गलवान घाटी में हुई थी 2020 में। गलवान घाटी में 2020 में हुई थी, ठीक है, झड़प। उसमें 20 भारत के जो जवान हैं वो शहीद हुए थे, वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो गलवान घाटी कहाँ पर है? ये लद्दाख में है। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। लद्दाख में है गलवान घाटी, और तवांग घाटी कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा रखती है उसे क्या कहते हैं? LAC कहते हैं,
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और जो भारत और पाकिस्तान के बीच में पाकिस्तान क्या पीओके कहें उसे कहते हैं एलओसी, वो लाइन ऑफ कंट्रोल है। ठीक है, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और इसे ही हम लोग कहते हैं मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा। क्लियर है, भारत और चीन के बीच में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश देख लो, मैप में आ ही गया है, ये रहा अरुणाचल प्रदेश और ऊपर इधर पूरा चाइना फैला ही हुआ है। यहीं पर तवांग घाटी है, यहीं पर हुआ था झड़प। ठीक है, फिलहाल पेमा खांडू यहाँ पर बीजेपी पार्टी से सीएम है, गवर्नर हैं लेफ्टिनेंट जनरल कैवल त्रिविक्रम परनाइक। अभी इनको नया बनाया गया है, न्यू ये नियुक्त हुए हैं, तो इसलिए इनका नाम आप याद रखिएगा। वैसे आज दिन में एक मैं वीडियो आपको दूंगा कि किन किन राज्यों में जो यूनियन टेरिटरी हैं, आप अक्सर देखते होंगे यूनियन टेरिटरी में कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किए गए हैं, कहीं कहीं यूनियन टेरिटरी पर हम लोग बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटर है यहाँ के, एडमिनिस्ट्रेटर। तो आज उस छोटी सी वीडियो में मैं आपको पूरा कहानी बताने का प्रयास करूंगा कि कहाँ कहाँ के उपराज्यपाल को लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं और कहाँ कहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त होते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ गवर्नर कहाँ पर नियुक्त होते हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे। ये वीडियो जो है मैं दिन में आज आपको बना करके दे दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल आप यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश देख पाओगे, बाकी यहाँ पर बोमडिला, यांगयाप और दिफू, ये 3 दर्रा आप याद रखना। स्टैटिक जीके की जो सीरीज चल रही है 11 बजे वाली जो क्लास चलती है उसमें बहुत ही अच्छे से सारा कुछ आपको याद करवाया जाता है, जितने भी स्टैटिक जीके के पॉइंट हैं। तो आप लोग 11 बजे की क्लास जो है, अगर लाइव नहीं आ सकते हो तो दिन भर में कभी भी टाइम निकाल करके उसको देख जरूर लिया करो, बहुत यूजफुल होगा। नामदफा नेशनल पार्क यहाँ पर है, कमलांग टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व यहाँ पर है, पक्के टाइगर रिजर्व कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान है। जिलों की संख्या 25 है, विधानसभा में 60, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 1 सीट जाती है। और राजकीय पशु यहाँ पर मिथुन है, राजकीय पक्षी ग्रेट इंडियन हॉर्निबल, राजकीय पुष्प है रेटुसा। अगला, हाल ही में जारी इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार कितने प्रतिशत भारतीय आबादी के पास इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है? तो दोस्तों अभी इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट जारी हुई, इसको कांतार ने जारी किया है और इसमें बताया है कि भारत की सिर्फ 52% आबादी ऐसी है जिसके पास तक इंटरनेट की पहुंच है अभी के टाइम पर। कितना भी जियो आ गया लेकिन अभी केवल 52% ऑफ इंडियन जो है पॉपुलेशन यही इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन इन्होंने कई और सारी चीजें इसमें बताई हुई हैं। तो सबसे पहले एक एक करके शुरुआत करते हैं। ये इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी करता है कांतार और IAMAI, ये दोनों संस्थाएं हैं और यही जारी करती हैं ये रिपोर्ट, इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट। 52% भारतीय आबादी या कहें 759 मिलियन आबादी, इनके पास कम से कम एक बार इंटरनेट की सुविधा 2022 में मिली है। ठीक है, महीने में कम से कम एक बार। इन इंटरनेट यूजर्स की संख्या 900 मिलियन तक होने की संभावना है आने वाले दिनों में, 2025 तक खास करके। कुल 759 मिलियन लोगों में 399 मिलियन ग्रामीण भारत से आते हैं और 360 मिलियन शहरी भारत से आते हैं। अब देखो, शहरों में संख्या कम है और गांवों में ज्यादा है। ठीक है, रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि 2021 की तुलना में 2022 में 13% की वृद्धि देखने को मिली है डिजिटल पेमेंट में। और डिजिटल पेमेंट में भी कौन सा, यूपीआई। 99% लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट का उपयोग करते हैं, डिजिटल पेमेंट करते हैं तो उसमें यूपीआई का यूज करते हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का उतना ज्यादा क्रेज नहीं है, यहाँ यूपीआई चलता है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट है इंडिया की। अगला, किस राज्य के जवाहर नवोदय विद्यालय ने 24वें राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता? तो 24वें राष्ट्रीय युवा संसद पुरस्कार में पहला पुरस्कार जीत लिया है पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल का एक नदिया जिला है, नदिया, और वहां पर जो जवाहर नवोदय विद्यालय है ना, उसने 24वां राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता जीत लिया है। ये प्रत्येक वर्ष दिया जाता है, राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है पिछले 26 वर्षों से, और जिसमें 24 संस्करण हो चुके हैं। 24वां संस्करण का विजेता रहा नदिया जिला का ये जवाहर नवोदय विद्यालय। ठीक है, नदिया का, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ये तो 2023 के लिए जीता है। इस पुरस्कार को दिया है अर्जुन राम मेघवाल ने। 4 मई को नई दिल्ली में एक इवेंट आयोजित करके ये पुरस्कार इन्होंने दिया है। अर्जुन राम मेघवाल केंद्रीय संसदीय कार्य के राज्य मंत्री हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन, विश्व के सबसे बड़े फ्रेंचाइजी शतरंज लीग ग्लोबल चेस लीग का आयोजन कहां पर किया जाएगा? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज निकल करके आ रही है। जैसे आप देखते हो आईपीएल है, जैसे आप देखते हो कि लीग टूर्नामेंट होते हैं फुटबॉल्स वगैरह के, जैसे आपने अभी देखा WPL शुरू किया गया है, विमेंस प्रीमियर लीग शुरू किया गया है,
ऐसे ही अब शतरंज का लीग भी शुरू किया गया है। प्रो कबड्डी लीग भी आप सुनते हो, ठीक है, और बैडमिंटन भी शुरू ही हो गया है, बैडमिंटन का भी लीग। यहाँ पर देखो अब ग्लोबल चेस लीग शुरू होने जा रहा है, और ये अभी देखो कहाँ पर होगा, दुबई में होगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत सह मेजबानी कर रहा है, भारत और यूएई की सह मेजबानी की बदौलत ये आयोजित होगा। और जो टेक महिंद्रा है ना, जो भारत का ही एक भारत की एक कंपनी है, महिंद्रा कंपनी आप जानते हो, तो टेक महिंद्रा इसको स्पॉन्सर कर रही है, ग्लोबल चेस लीग को, ठीक है। तो टेक महिंद्रा स्पॉन्सर करेगी, 21 जून से 2 जुलाई के बीच में आयोजन होगा। ये पहली बार ऐसा होगा कि ग्लोबली चेस का लीग कोई हो रहा होगा। अब चेस लीग देखो, ये सभी लीग कराने का मकसद क्या होता है, इसका मकसद ये होता है जो बेस्ट बेस्ट खिलाड़ी होते हैं ना, वो एक टीम में आते हैं। मतलब इसमें ये नहीं देखा जाता है कि आप एक देश से हो तो उसी देश की टीम से खेलो। जैसे आप आईपीएल में देखो, आईपीएल बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, आप सब लोग जानते हो इसमें। तो आईपीएल में क्या होता है कि नियम रहता है कि अगर कोई एक टीम है, जैसे कोई एक फ्रेंचाइजी है, तो वो विदेशी खिलाड़ियों को भी ले सकती है। हालांकि कुछ लिमिटेड खिलाड़ियों को ही ले सकती है, लेकिन वो किसी भी देश के खिलाड़ी को ले सकती है, भारत के भी किसी भी टीम से खिलाड़ी ले सकती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि सभी मिलजुल कर के खेलते हैं। ऐसे ही अब यहाँ पर चेस के लिए होगा, और पहली बार ऐसा होगा टूर्नामेंट में जब सर्वश्रेष्ठ शतरंज खिलाड़ी एक साथ आएंगे और एक दूसरे के साथ खेलेंगे, ठीक है। चलो, तो दुबई में ये होगा। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का। तो ये थे टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई है तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपका कोई सुझाव है तो। कल मैंने आपसे पूछा था, जस्टिस बीबी नागरत्ना ये किस वर्ष भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनेंगी? तो ये 2027 में बनेंगी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पहले स्थान पर नॉर्वे है, ठीक है, नॉर्वे है। और भारत की रैंक बहुत बुरी हो चुकी है, 161वीं हो गई। अब आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है भारतीय राज्य तेलंगाना का गठन कब हुआ। डेट के साथ अगर आप बताएंगे तो और अच्छा लगेगा, और साथ ही साथ तेलंगाना के रिलेटेड अगर कोई जानकारी आपके पास है, जैसे हैदराबाद हुआ, हैदराबाद से रिलेटेड है, तो वो भी बताइएगा। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक पूछी गई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। हमारे रनिंग बैचेज हैं, इनमें से अगर आपको कोई ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर कीजिएगा। इसकी पीडीएफ क्विज वगैरह सब फ्री में मिलेगी आपको, आप यहाँ पर जाकर के इसे प्राप्त कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।